क्या लोकसभा के स्पीकर जो सदन के सर्वोच्च पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको पद से हटाया जा सकता है क्या? क्या संसद स्वयं उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्ताव ला सकती है जो पूरे सदन की कार्रवाई को नियंत्रित करता है? और सबसे महत्वपूर्ण, हाल ही में स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध जो प्रस्ताव लाया गया है उसका पूरा संवैधानिक ढांचा क्या है, उसका पूरा कानून क्या है, उसी को आज मैं आपको समझाने वाला हूं। आज हम विस्तार से समझने वाले हैं भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 94 को, अनुच्छेद 95 को, आर्टिकल 96 को और कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स, लोकसभा के जो रूल 200 से लेकर 203 हैं जो यहां पर डायरेक्टली अप्लाई होते हैं, उसको मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूं, पूरा कानून समझाने वाला हूं। ये राजनीति नहीं है, ये शुद्ध संवैधानिक कानून है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं स्पीकर के संवैधानिक दर्जे के बारे में। अनुच्छेद 93 के अनुसार आर्टिकल 93 जो संविधान का है उसके अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव करती है, एक स्पीकर पद के लिए, दूसरा डिप्टी स्पीकर पद के लिए। बात आज सिर्फ स्पीकर पद की हो रही है, तो स्पीकर केवल जो है वो कार्यवाही को सिर्फ संचालित नहीं करते हैं, बल्कि वो संसदीय प्रक्रिया के संरक्षक भी होते हैं और उसके साथ साथ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अंतिम निर्णयकर्ता भी होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत मनी बिल प्रमाणित करने वाले अधिकारी भी होते हैं। और इसी के साथ साथ जो 10th शेड्यूल है संविधान का, उसके तहत दल बदल मामलों में निर्णयकर्ता भी होते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिसीजन लेने वाले भी वही अधिकारी होते हैं 10th शेड्यूल के तहत। ठीक है, स्पीकर का पद जो है वो लोकतांत्रिक ढांचे का केंद्रीय स्तंभ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो आर्टिकल 94 क्लॉज सी वो कहता है कि स्पीकर को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। तो मतलब जो संविधान का अनुच्छेद 93 का क्लॉज सी है वो ये कहता है, 94 सी वो ये कहता है कि स्पीकर को उनके पद से जो लोकसभा की पूरी स्ट्रेंथ है उसके पूर्ण बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? ये नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, ये पूर्ण बहुमत है। ये कुल प्रभावी सदस्य संख्या का पूर्ण बहुमत है। यदि लोकसभा की पूरी संख्या 543 है तो कम से कम 272 मत आवश्यक ही होंगे और ये एक बहुत ही स्ट्रांग संवैधानिक सुरक्षा है। ये बात ध्यान रखिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं हो रही है, ये टोटल मेजॉरिटी की बात हो रही है। हो सकता है उस दिन 100 लोग कम हो, प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी 272 लोगों की मेजॉरिटी चाहिएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये संवैधानिक सुरक्षा है स्पीकर पद के लिए। अब बात करते हैं जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध जो हालिया प्रस्ताव पेश किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। हाल ही में स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध प्रस्ताव सामने आया। संवैधानिक रूप से ऐसा प्रस्ताव संभव है, परंतु जो इसकी पूरी प्रक्रिया है वो कंट्रोल्ड है, नियंत्रित है। कैसे? संविधान के अनुच्छेद 94 सी से, 95 से और 96 से। ठीक है, और उसके साथ साथ लोकसभा के जो प्रोसीजर रूल्स हैं एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस वाले जो रूल्स हैं उनके रूल नंबर 200 से लेकर 203 के तहत संविधान यह सुनिश्चित करता है कि स्पीकर जवाबदेह होने चाहिए, परंतु हटाना आसान नहीं बनाया गया है। और इसी सेशन के अंदर हम इस पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझने वाले हैं, एक एक करके हर स्टेप को समझेंगे। तो सबसे पहला है जो स्टेप है वो है नोटिस का, रूल 200 के तहत, और अभी ओम बिरला जी के मामले में इसी स्टेप पर काम हुआ है। ठीक है, तो यहीं तक अभी सिचुएशन है। तो पहला स्टेप क्या होता है? नोटिस देना, रूल 200 के तहत नोटिस। रूल 200 सब रूल 1 के अनुसार क्या होता है? सबसे पहले रिटन नोटिस दिया जाता है। जो सदस्य स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है उसे लिखित रूप में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस देना होगा। उसे पूरे प्रस्ताव का पूरा डॉक्यूमेंट रिटन तरीके से देना होगा,
ये कोई मौखिक विरोध नहीं है, ये औपचारिक संवैधानिक कार्रवाई है, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है। यहां पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको तरफ ध्यान देना है कि नोटिस मिलने के बाद 14 दिन से पहले इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब जिस दिन नोटिस दिया गया है उसके कम से कम 14 दिन के बाद ही इसे लोकसभा में के पटल पर पेश किया जाएगा या उसको बिजनेस के अंदर जो डेली जो कार्रवाई होती है उसमें लिस्ट किया जाएगा। जो ये 14 दिन का पीरियड होता है, इसका पर्पस क्या होता है? ये 14 दिन का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और ये अचानक अस्थिरता को रोकने के लिए भी जरूरी है। इसके बाद जो दूसरा प्रावधान है वो रूल 200A है। उसके अनुसार प्रस्ताव तभी स्वीकार्य होगा। आपने प्रस्ताव दे दिया 200 क्लॉज 1 के तहत, ठीक है, उसके तहत आपने प्रस्ताव तो दे दिया, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा 200A के तहत प्रस्ताव कब मंजूर होगा, कब मंजूर होगा उसको समझिएगा। ये 14 दिन का समय एक तरह से आपका कूलिंग ऑफ पीरियड की तरह काम करता है, इस चीज को समझिए। रूल 200A के अनुसार प्रस्ताव तभी स्वीकार्य होगा जब जो एलिगेशंस हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, क्लियर वर्डिंग्स में लिखे होने चाहिए, स्पष्ट भाषा में लिखे हुए होने चाहिए और अपमानजनक शब्द भी उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे जो सेफगार्ड हैं वो स्पीकर पद की गरिमा की रक्षा करते हैं और ये जरूरी भी है। अब इसके बाद अगला स्टेप आता है सदन की अनुमति का, और इसके लिए जो प्रावधान है वो रूल 201 है, सदन की अनुमति का। ये क्या कहता है? रूल 201, रूल 201 सब रूल 3 के अनुसार जब प्रस्ताव पर विचार होगा, जिस दिन मैटर ये लिस्ट होगा मान लीजिए, तो पीठाधीन सीन जो अधिकारी होंगे वो सदस्यों से पूछेंगे, सारे मेंबर ऑफ लोकसभा से पूछेंगे जो समर्थन में है वो खड़े हो जाओ। और ये स्थिति अभी आई नहीं है, जिस दिन ये मैटर लिस्ट होगा 14 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा होने के बाद तब वो स्थिति आएगी। तो उस दिन जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे वो मेंबर प्रेजेंट से पूछेंगे कि जो भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वो खड़े हो जाइए। यदि कम से कम 50 सदस्य उस समय खड़े हो जाएंगे तो इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाएगी। यदि 50 से कम मेंबर खड़े होते हैं तो प्रस्ताव तुरंत खारिज हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ एक प्रारंभिक सुरक्षा जांच है। इस चरण में कोई भी भाषण नहीं है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं रहा है। और आर्टिकल 96 के अनुसार जब स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर स्वयं अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपने इसी मामले में यह भी देख लिया है कि अब जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला जी के खिलाफ पेश किया गया है, वो अब लोकसभा की जो अध्यक्षता वो है वो नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मोरल ग्राउंड पर लोकसभा में वो आ भी नहीं रहे हैं, ये भी एक बात ध्यान रखिएगा, मगर अध्यक्षता नहीं कर सकते ऐसा तो कानून के अंदर ही लिखा हुआ है, संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 96 के तहत। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, और आपका कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। अनुच्छेद 96 क्या कहता है? जब स्पीकर के विरुद्ध प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर स्वयं ऐसे मामलों में अध्यक्षता नहीं करते हैं। डिप्टी स्पीकर या फिर आर्टिकल 95 क्लॉज 2 के तहत कोई दूसरा व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करते हैं। और इससे क्या सुनिश्चित होता है? इससे निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। और यहां मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 50 सदस्य पर्याप्त हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए, या आपको लगता है कि 50 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए? अब तीसरे स्टेप की बात करते हैं। अगर मान लीजिए 50 मेंबर सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो उसके बाद स्टेज आती है चर्चा की, डिस्कशन की और वोटिंग की। डिस्कशन एंड वोटिंग की स्टेज आती है। और इसके लिए रूल कहां दिए गए हैं? रूल 202 और 203 के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, रूल 202 के अनुसार क्या है? निर्धारित दिन जो है प्रस्ताव सूचीबद्ध होगा। रूल 202A ये कहता है कि चर्चा केवल आरोपों तक सीमित रहेगी। जो डिस्कशन होगा, जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनको तक ही होगी। लोकसभा के अंदर डिस्कशन स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द चार्जेस इन द रेजोल्यूशन। ठीक है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं होगा। और रूल 203 ये कहता है, रूल 203 के अनुसार प्रत्येक सदस्य जो है ऐसी स्थिति में अधिकतम 15 मिनट
तक बोल सकता है जब तक कोई विशेष अनुमति ना हो। मतलब नॉर्मली हर स्पीकर को 15 मिनट का समय दिया जाएगा और जब ये पूरा डिस्कशन हो जाए, डिबेट हो जाए, उसके बाद फिर वोटिंग होती है, तब उसके बाद मतदान होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 क्लॉज सी के अनुसार यहां पर पूर्ण बहुमत आवश्यक है। वोटिंग का डिवीजन होना चाहिए, मस्ट बी अ डिवीजन। रिकॉर्डेड वोट होना चाहिए, वॉइस वोट इस पर नहीं हो सकता, विभाजन द्वारा ही वोट काउंटिंग होती है। ठीक है, अगर पूरे सदस्य की जो पूरा मेंबरशिप है लोकसभा की, उसे पूर्ण बहुमत मिल जाए इस पास को, तो स्पीकर को हटाया जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो स्पीकर बने रहेंगे। अब मान लीजिए कोई ऐसा फैसला पारित हो जाता है, क्या उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है? क्या वो कोर्ट के सामने जा सकता है? इस पर हमारे संविधान का अनुच्छेद 122 जो है वो स्पष्ट रूप में कहता है कि संसद की कार्रवाई को केवल प्रक्रिया की त्रुटि के आधार पर ही न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब समझिएगा कि जनरली जो है कि संसद की कार्रवाई को आप न्यायालय में नहीं लेके जा सकते, लेकिन यदि स्पष्ट संवैधानिक उल्लंघन हुआ हो, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ हो, तभी उसी केस के अंदर सीमित जुडिशियल रिव्यू संभव है। सर्वोच्च न्यायालय आमतौर पर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है जब तक कि मूल संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन ना हो। अब बात करते हैं राजनीतिक बनाम संवैधानिक आयाम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये जो रिमूवल प्रोसेस है स्पीकर का डिफिकल्ट बनाया गया है? देखिए, और इसको आप इस चीज को यहां पर भी समझिएगा कि यहां पर डिफरेंस भी है सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव और स्पीकर को हटाने का जो प्रस्ताव है उसमें डिफरेंस भी है। ठीक है, सरकार गिराने का प्रस्ताव नहीं है ये, वो होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी कैबिनेट। यहां पर है स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव, दोनों अलग अलग होते हैं। सरकार गिराने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, नॉर्मल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, जो लोग प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं। जबकि स्पीकर को हटाने के लिए पूर्ण बहुमत होता है। क्यों? क्योंकि स्पीकर को स्वतंत्र रहना चाहिए। अगर स्पीकर को हटाना आसान कर दिया गया तो पद राजनीतिक दबाव में आ जाएगा। संविधान जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है, स्थिरता चाहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। रूल जो 198 है वो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की बात करता है और संविधान का अनुच्छेद 94 और उसके साथ साथ रूल 200 से लेकर 203 स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। दोनों ही अलग प्रकृति के हैं। एक कार्यपालिका को हटाता है, दूसरा लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को, और प्रक्रिया और बहुमत दोनों के लिए अलग अलग है। अब यहां पर थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी को भी समझते हैं। हटाने की प्रक्रिया के अंदर, लोकसभा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया के अंदर 5 सुरक्षा दी गई है हमारे कानून के तहत। पहला है लिखित नोटिस होना चाहिए, दूसरा है कि जो आरोप है, एलिगेशंस हैं, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा है 14 दिन की वेटिंग पीरियड होना चाहिए और 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और उसके बाद जो पांचवा है सेफगार्ड, वो है पूर्ण बहुमत मतदान। यह संतुलन है जवाबदेही और स्थिरता के बीच का। अब हम अंत में अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। निष्कर्ष यही है कि हां, लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है, परंतु केवल आर्टिकल 94 क्लॉज सी, साथ में लोकसभा कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 200 और 203, 200 से लेकर 203 के तहत, और उसमें भी पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। हालिया प्रस्ताव संवैधानिक रूप से संभव है, परंतु अत्यंत कठोर प्रक्रिया के अधीन है। यह बात ध्यान रखिएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ नोटिस वाली स्टेज आई है। मैंने आपको कंप्लीट यहां पर प्रोसेस बता दिया है, परंतु ध्यान रखिएगा कोई भी पद राजनीतिक आवेश का शिकार नहीं बन सकता। यह संविधान की शक्ति है और ये सेफगार्ड इसीलिए प्रोवाइड किए गए हैं। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यदि ये विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस आपको 1% भी पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा जरूर और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या स्पीकर को हटाने की जो प्रक्रिया है, क्या उसे और कठोर होना चाहिए। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि संविधान को समझना केवल विकल्प नहीं है, ये आज की आवश्यकता भी है। जय हिंद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने अपनी ऐप पर
आपको लोगों के लिए संविधान का कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप उसको वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती रहती हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उस कोर्स को हमारे ऐप के माध्यम, ढूंढ लो मेंटर ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।